नमस्कार दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था, लेकिन 26 क्वेश्चन ही कवर कर पाए थे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा था। तो कल की सीरीज को ये आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एंड we will start from question number 27. Who called the 18th century the age of prose and reason? It was Matthew Arnold who called the 18th century the age of prose and reason. The lifespan of Matthew Arnold is 1822 to 1888. Lifespan of Dr. Johnson is 1709 to 1784. Coleridge 1772 to 1834 and William Hazlitt 1778 to 1830. लाइफ स्पैन अगर हम साथ साथ बोलते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा, क्योंकि उनके बर्थ ईयर के ऑर्डर में हमें लगाना होता है। तो एक काम हमारा इस तरह से तैयार होता रहेगा। द एपिथेट अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाई मीन्स ड्राइडन के लिए अगस्टन इस टर्म को किसने यूज किया था? क्वेश्चन नंबर 28। तो इट वाज डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन लाइफ स्पैन अभी मैंने बोला था 1709 टू 1784, कोलरिज 1772 टू 1834 एंड मैथ्यू अर्नल्ड 1822 टू 1888 एंड पोप अलेक्जेंडर पोप 1688 टू 1744. So the next question is question number 29. The neoclassical age in English literature follows the models of neoclassical age. We know that neoclassical age from 1660 to 1785 ये पीरियड न्यूक्लासिकल एज का है और ये किस मॉडल को फॉलो करता है? क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मॉडल को फॉलो करता है? तो ये ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को फॉलो करता है। आंसर होगा ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। नेक्स्ट, द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन। कॉफ़ी हाउस कल्चर कहाँ फ्लोरिश हुआ, कहाँ ये डेवलप हुआ, कहाँ इसका विकास हुआ? क्वेश्चन नंबर 30। तो इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन का एज ये न्यू क्लासिकल पीरियड में ही आता है। हम जानते हैं कि न्यू क्लासिकल पीरियड में 3 सब पीरियड्स हैं। न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 टू 1785 है, उसी में आता है रेस्टोरेशन पीरियड 1660 टू 1700, फिर आता है अगस्टन एज और एज ऑफ पोप 1700 टू 1745, फिर आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी जिसको हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं 1745 टू 1785। तो जो एज ऑफ जॉनसन है या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, इसी में द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लोरिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 31। वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट? मीन्स 1798 को ही क्यों रोमांटिक मूवमेंट के शुरुआत का ईयर लिया जाता है, क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट इसी साल पब्लिश हुआ था 1798 में। तो बिकॉज इट वाज द ईयर इन व्हिच वर्ड्सवर्थ्स लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड। लिरिकल बैलेट वाज पब्लिश्ड इन 1798. नेक्स्ट, but Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. Which time is Wordsworth referring to in these lines? इस जो एक्सट्रैक्ट है, जो लाइन्स हैं, इसमें वर्ड्सवर्थ किस टाइम को रिफर कर रहे हैं? बट यूरोप एट दैट टाइम मीन्स विच टाइम, किस टाइम की बात कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? तो वो बात कर रहे हैं द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं। और ये जो कोट है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड
के बुक 6 से लिया गया है। बट यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन। कहाँ से लिया गया है? प्रिल्यूड, बुक 6। प्रिल्यूड वो कंप्लीट कर चुके थे 1805 में, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1850। और हम जानते हैं कि 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो चुकी थी, तो प्रिल्यूड पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुआ। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Bliss was it in the dawn to be alive, but to be young was very heaven. Bliss was it. Bliss means supreme pleasure. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. These lines occur in Wordsworth. Wordsworth के किस वर्क में ये लाइन आता है? तो ये लाइन इनका प्रिल्यूड की ही लाइन है। प्रिल्यूड मैंने अभी बताया, प्रिल्यूड was completed in 1805, but it was not published until 1850, means it was published posthumously. Okay, बाकी the Tintern Abbey, the Excursion, Immortality Ode, these are the poems of William Wordsworth. Tintern Abbey is the last poem of the lyrical ballad. Who was the intellectual father of the French Revolution? Who was the intellectual father of French Revolution? It was Rousseau. और हम लोग जानते हैं कि रूसो की एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत फेमस है। तो ये रूसो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंटेलेक्चुअल फादर। आफ्टर whom did Wordsworth become the poet laureate of England? किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट बने? तो पोएट लॉरिएट वो बने थे 1843 में, एंड ही वाज पोएट लॉरिएट टिल हिज डेथ। तो किसके बाद बने? ही बिकेम पोएट लॉरिएट आफ्टर रॉबर्ट सदी। हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट सदी बने थे 1813 में। 1813 to 1843 he was poet laureate of England, but here Coleridge and Walter Scott, they were not poet laureates. John Dryden was the first poet laureate of England, and he became poet laureate in 1668, and he was poet laureate till 1689. But Walter Scott was offered the post of poet laureate, but he refused. It. Why? There were some reasons. That he did not want to become poet laureate. The first reason was that he believed that the reputation of the post had fallen into disrepute, means उस समय तक उस पोस्ट की जो गरिमा थी वो कुछ छीड़ हो गई थी, और उनको ये भी लगता था कि जो पोस्ट है वो इन्फीरियर पोएट्स से, कुछ छोटे कवियों से संबंधित है। हु प्रोड्यूस्ड मीडियोकर फोर्स्ड एंड ऑब्स्क्यूअस ओड्स फॉर रॉयल ओकेजन्स। जब जो व्यक्ति पोएट लॉरिएट बनता था उसे सारी फैसिलिटीज मिलती थी, तो जो किंग होते थे या जो रॉयल ओकेजन्स होते थे, उन ओकेजन्स पर कुछ पोएम्स उन्हें लिखने के लिए कहा जाता था, कुछ खुशामद करने के लिए, कुछ फोर्स्ड करके उनसे लिखवाया जाता था, और वॉल्टर स्कॉट इस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस पोस्ट को, पोस्ट ऑफ पोएट लॉरिएट, ही रिफ्यूज्ड इट। दिस वाज द वेरी फर्स्ट रीजन, because he didn't want to compromise with his self-respect. Okay, so Walter Scott was offered, but he did not accept it.
After whose refusal the poet laureateship was conferred on Robert Sadi. After whose refusal, किसके इनकार करने पे पोएट लॉरेटशिप रॉबर्ट सदी को दिया गया? He was Walter Scott. Question number 36. He was Walter Scott, 1771 to 1832. And Coleridge, 1772 to 1834. Popes, 1688 to 1744. And Dr. Johnson, 1709 to 1784. Why is the year 1837 taken as the closing year of the Romantic period and beginning of the Victorian period? So, we know that Queen Victoria succeeded to the throne in 1837, and that is why 1837 is taken as the closing year of the Romantic period and beginning of the Victorian period. So correct answer of this question is option B, because Queen Victoria succeeded to the throne in this year. Now Queen Victoria succeeded to the throne after, किसके बाद वो रानी बनी? It was विलियम फोर्थ. विलियम फोर्थ के बाद वो रानी बनी थी इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन वाज सेलिब्रेटेड इन. किस साल उनके शासन की गोल्डन जुबली मनाई गई? मीन्स उनके शासन के जो 50th जो एनिवर्सरी है वो मनाई गई. तो 1837 में अगर आप 58 करेंगे तो 1887 आएगा. मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट. क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन. भारत की साम्राज्ञी कब बनी? वो एम्प्रेस कब बनी? तो जब इंग्लैंड की वो रानी बनी उसी समय वो इंडिया की भी इम्प्रेस बन गई. तो 1837. करेक्ट आंसर इज 1837. नेक्स्ट. डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंजेस. डार्विन की ये बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1859. तो इसने किस चीज को चैलेंज किया? इट चैलेंज्ड बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड. ऑप्शन सी. नेक्स्ट. Tennyson was appointed the poet laureate after. Question number 42. Question number 42. Tennyson was appointed poet laureate after William Wordsworth, 1770 to 1850. The lifespan of William Wordsworth is 1770 to 1850, and the lifespan of Tennyson is 1809 to 1892. The correct answer of question number 42 is option B, William Wordsworth. Okay. The Dynasts is an epic drama written by Hardy. It deals with, question number 43, it deals with the Napoleonic Wars. It deals with the Napoleonic Wars. Option B. In Dickens, Charles Dickens, A Tale of Two Cities, that was published in 1859. The two cities referred to are, कौन कौन सी दो शहरों की बात की जा रही है टेल ऑफ टू सिटीज में? लंदन एंड पेरिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द थीम ऑफ टेनिसन्स आइडियल्स ऑफ द किंग एज. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 45. Option A. The theme of Tennyson's Idylls of the King is the story of King Arthur and his round table. Okay. Question number 46. Who succeeded Robert Bridges as the poet laureate of England? Question number 46. So Robert Bridges के बाद कौन पोएट लॉरिएट बने थे? तो it was John Masefield, and he became poet laureate in
1930. Who succeeded Robert Bridge as the Poet Laureate of England? John Masefield, when he became a Poet Laureate in 1930. Question number 47. Oh, East is East and West is West, and never the twain can meet. Who holds this view? Question number 47. It was Rudyard Kipling, 1865 to 1936. Rudyard Kipling. Option C is the correct answer. Now, question number 48. In which year was Bernard Shaw awarded the Nobel Prize? GB Shaw, Bernard Shaw, इनको नोबेल प्राइज कब मिला? क्वेश्चन नंबर 48. इट वाज द ईयर 1925. 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज दिया गया. क्वेश्चन नंबर 49. Question number 49 is E.M. Foster's A Passage to India deals with. E.M. Foster, Edward Morgan Foster. A Passage to India was published in 1924. Okay, so it deals with relationship between the Britishers and Indians. Britishers and Indians. Okay, who was believed to be a classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion? It was T.S. Eliot. It was T.S. Eliot. 1888 to 1965 was the lifespan of T.S. Eliot. So I hope guys आपने इसे अच्छे से समझा होगा. और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर आप लाइफ स्पैन वर्क्स का पब्लिकेशन ईयर ये तैयार करते हैं तो बहुत ही चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन को ठीक ठाक कर पाएंगे. इसके अलावा मैं ब्रिटिश एज के ऊपर वीडियोज लाता रहूँगा. आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.